Chapters 77 An Odd Coincidence, 78 Great Rewards all according to plan, 79 Breakthrough to the sixth Gu in the Inheritance Ground, 80 A Surge in Battle Strength. Chapter Start, Chapter 77, एक अजीब इत्तेफाक। एक जंगली सूअर जो लगभग एक हाथी जितना बड़ा था, कीचड़ के गड्ढे में लेटा हुआ था। उसने अपनी इल्मी कैस के बैंड कर राखी थीं, आधा घुटनों के बाल और आधा लेता हुआ, उसके एक जोड़ी दांत मिट्टी से बिल्कुल साफ तेज धार वाले खंजर की तरह चमक रहे थे। ढलती शाम की रोशनी उसके काले रंग के बालों पर पड़ रही थी, उसका बड़ा सा पेट सफेद था और हर सांस के साथ वो ऊपर नीचे होता, एक खर्राटे की आवाज पैदा करता। जंगली सूअरों का राजा फैंग युआन उससे कई सौ मीटर दूर था, लेकिन फिर भी हवा की दिशा में ध्यान से चल रहा था। भले ही मैं अब जंगली सूअरों को मार सकता हूं, इस सूअरों के राजा के सामने मैं सिर्फ भाग सकता हूं। एक एवरेज रैंक 2 गू मास्टर भी इसे नहीं मार सकता। अगर इसके शरीर पर लगे गू वॉर्म्स के बारे में साफ साफ नहीं पता, तो वो खुद इसका शिकार बन सकता है। जानवरों के राजा के शरीर पर आमतौर पर गू वॉर्म्स रहते हैं। जंगली सूअरों के राजा के शरीर पर आमतौर पर बोरगू होते हैं, जैसे पिंक बोरगू या फ्लावर बोरगू। सूअर की प्रजाति के अलावा बीस्ट स्किन गू या स्पाइक फर वर्म भी हो सकते हैं। इस दुनिया में हर तरह के गू वॉर्म्स होते हैं। आमतौर पर गू वॉर्म्स मजबूत जंगली जानवरों के शरीर में रहते हैं और उनके साथ ही जीते हैं। जब जंगली जानवर पर हमला होता है, तो गू वॉर्म्स खतरे को महसूस कर लेते हैं और जंगली जानवर को मजबूत दुश्मन से लड़ने में मदद करते हैं। इस जंगली सूअरों के राजा का शरीर विशाल था और उसकी ताकत एक आम जंगली सूअर से कहीं ज्यादा थी। फैंग युआन अकेले इसका मुकाबला नहीं कर सकता था, ऊपर से उसके शरीर में कम से कम एक या एक से ज्यादा अनजान गू वॉर्म्स भी थे। लेकिन फैंग युआन का इस बार का एडवेंचर जंगली सूअरों के राजा को मारना नहीं था, बल्कि वैंग डा के पीछे पड़ने से बचना था। वैंग डा जानता था कि फैंग युआन के पास जानवर की खाल वाला नक्शा है, और फैंग युआन ने इस जानकारी का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। कहीं और न जाकर वो सीधा जंगली सूअरों के राजा के खतरनाक निशान वाले इलाके की तरफ बढ़ गया। जंगली सूअरों का राजा भले ही खतरनाक था, आखिर था तो एक जानवर ही, और उसके पास इंसानी अकाल नहीं थी। बूढ़ा वैंग एक मामूली इंसान होकर इस जगह आ सकता था और सुरक्षित वापस जा सकता था, तो फैंग युआन ऐसा क्यों नहीं कर सकता था? उल्टा रास्ता अपनाना भले ही देखने में खतरनाक लग रहा था, लेकिन इसमें ही जीने का एक रास्ता छिपा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, जंगली सूअरों का राजा धीरे धीरे फैंग युआन से पीछे छूट गया। नक्शे पर ऐसा लगेगा जैसे फैंग युआन ने एक बड़ा चक्कर काटा और लाल क्रॉस के आसपास से घूम गया, एक अवताल वाकर कॉन्केव कर्व बनाते हुए। आखिर में वो इस पहाड़ी पर पहुंच गया जहां कई क्लैन एल्डर्स रुके हुए थे और मौके पर हाई मीडियर असेसमेंट कर रहे थे। 1 घंटे बाद एक नौजवान जो पूरी तरह घास के टुकड़ों से भरा हुआ था, उसकी कमीज कई जगहों से फटी हुई थी और उसके पैर कीचड़ से साने हुए एक बाग उठाए हुए पहाड़ी पर चढ़ा। ये दया आने वाला दिखने वाला नौजवान फैंग युआन था। आखिरकार ये यहां सुरक्षित वापस आ गया। इस जगह पर मुझे बचाने के लिए क्लैन एल्डर्स हैं और मेरी सुरक्षा पक्की है, लेकिन मैं लापरवाह नहीं हो सकता। फैंग युआन ने राहत की सांस ली और धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ने लगा। पहाड़ी पर एक साधारण सा टेंट लगा हुआ था और दर्जनों स्टूडेंट्स पास में हाइद, जबकि एकेडमी के गार्ड्स उनके बैग्स में से जंगली सूअरों के दांत इकट्ठा कर रहे थे। यहां तैनात कुछ क्लैन एल्डर्स गायब और सिर्फ एक ही बचा था। यहां का माहौल इतना अजीब क्यों है? फैंग युआन ने हल्की सी तेवरी चढ़ाई, यूं तेजी से एहसास हुआ कि कुछ जरूरी हुआ है। जब वो टेंट के पास पहुंचा तो उसने स्टूडेंट्स की बातें सुनी। सुना तुमने, अभी थोड़ी देर पहले एक असैसिनेशन हुआ और कई रैंक 2 गू मास्टर्स मारे गए। सच में? सच है, मैं यहां जल्दी आ गया था और मैंने गू यू फैंग झेंग को कई क्लैन एल्डर्स द्वारा लड़ जाते हुए देखा। जल्दी में गू यू फैंग झेंग की किस्मत बहुत खराब है, एग्जाम के दौरान ऐसी चीज का सामना करना पड़ा। ही तुम्हें पता नहीं है ना? निशाना फैंग झेंग था, क्योंकि वो ग्रेट टैलेंट है। पता नहीं वो मारेगा या नहीं। अगर वो मरता नहीं भी है तो यूएस पर असर जरूर पड़ेगा। शायद यूएस चोट के बाद उसका टैलेंट गिर जाए। फैंग युआन के कदम रुक गए। उस अपने दिल में साफ पता था, मामले की सच्चाई का अंदाजा लगाते हुए। वैंग डा मुझसे निपटना चाहता था और अपने परिवार का बदला लेना चाहता था, लेकिन जब मैंने पेट घर ढूंढ लिया तो मैंने अपना रास्ता बदल लिया और जंगली सूअरों के राजा की तरफ चला गया। वैंग डा ने इसकी उम्मीद नहीं की थी और गलती से यूस फैंग झेंग मिल गया। उसकी जानकारी का स्रोत वो शिकारी थे और उस नहीं पता था कि मेरा एक जुड़वा भाई है।
उसने फैंग झेंग को गलती से में समझ लिया और मुझे मारना चाहा, लेकिन इलाके की रक्षा कर रहे आसपास के गू मास्टर्स ने यूज रोक दिया। ए फ्लैट सवाल यह है, क्या वांगडा मर गया? फैंग युआन ने सख्ती से तेवरी चढ़ाई। वांगडा का सफलतापूर्वक भाग जाना, वांगडा का पकड़ा जाना, वांगडा का मारा जाना, ये तीन संभावनाएं उसके भविष्य की योजनाओं और कार्यों पर बहुत असर डालेंगी। कुछ देर सोचने के बाद फैंग युआन ने अपनी असली योजना पर ही चलने का फैसला किया। एकेडमी एल्डर का चेहरा बिगड़ा हुआ था, फैंग झेंग पर सच में हमला हुआ था। बिना किसी सुराग या सबूत के वो ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि फैंग झेंग फैंग युआन का बाली का बकरा बन गया था, बल्कि उसने बाई क्लैन और जोंग क्लैन के बारे में सोचा। फैंग झेंग गू यू क्लैन का पिछले 3 सालों में इकलौता ग्रेट टैलेंट था। बाई क्लैन और जोंग क्लैन स्वाभाविक रूप से उस बढ़ने नहीं देंगे। एक कातिल गू मास्टर को उस मारने और उस मजबूत होने से रोकने के लिए भेजना, यह आम बात थी। गू यू क्लैन भी ऐसा कुछ करता, चुपके से गू मास्टर्स भेजकर दूसरे डू क्लान्स के प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स को निशाना बनाना। कातिल मौके पर ही मारा गया, लेकिन पता नहीं फैंग झेंग की चोटें कैसी हैं। एकेडमी एल्डर ने सोचा और उसी पाल उसके सेवक ने उसे एक कागज का टुकड़ा लाकर दिया। एकेडमी एल्डर ने कागज लिया, बिना ज्यादा ध्यान दिए पढ़ते हुए, इस साल की परीक्षा में नतीजे इस प्रकार हैं। गू यू ची चेंग 16 डांट, गू यू मो बी 14 डांट। आसपास के स्टूडेंट्स का ध्यान खींच गया। नतीजे साफ थे, डी ग्रेड के स्टूडेंट्स, भले ही वो एक साथ काम करें, वो सिर्फ 3 से 4 दांत हासिल कर सकते थे। बी और सी ग्रेड्स ज्यादा से ज्यादा 8 से 9। जिनके पास 10 से ज्यादा दांत वो अच्छे परफॉर्मेंस वाले थे। सबसे अच्छा गू यू ची चेंग था जिसके पास 16 दांत थे। उसके बाद मो बेई था और फैंग झेंग के पास 10 थे। गू यू ची चेंग ने एक घमंडी चेहरा बनाया। इस बार उसकी किस्मत अच्छी थी और यूज्ड जंगली सुअर एक दूसरे से लड़ते हुए मिल गए, इसलिए उस आसानी से इनाम मिल गया। गू यू मो बेई गुस्से में था ची चेंग को उससे आगे निकलने देने पर। एकेडमी एल्डर ने घोषणा की, इस प्रकार मैं इस परीक्षा के नंबर 1 स्टूडेंट की घोषणा करता हूं। रुको, फैंग युआन इस पैल आगे आया। फैंग युआन, तुम देर से आए हो। परीक्षा 1 घंटे पहले खत्म हो चुकी है। नियमों के अनुसार तुम्हारे हासिल किए गए जंगली सुअरों के दांतों में से 4 सजा के तौर पर काट लिए जाएंगे। ची चेंग तुरंत चिल्लाया। फैंग युआन ने यूज नजरअंदाज किया और अपनी पीठ पर लगे बाग को खोला, बाग के निचले हिस्से को पकड़ा और सारा सामान बाहर उड़ेल दिया। क्रैश! दर्जनों जंगली सुअरों के दांत उसके पैरों के पास एक ढेर में इकट्ठा हो गए। ये! ची चेंग का मुंह खुला का खुला रह गया। मो बेई और बाकी लोगों ने इस ढेर को अपनी एड़ी फड़े देखा। इतने सारे कैसे हो सकते हैं? ये बहुत ज्यादा हैं। एकेडमी एल्डर ने फैंग युआन को अविश्वास से देखा। फैंग युआन, क्या तुमने ये सब शिकार किए हैं? फैंग युआन ने अपने हाथ जोड़े। मैंने खुद सिर्फ 1 दर्जन दांत शिकार किए हैं, लेकिन मुझे एक बाग मिला जो शिकारियों ने छिपाया हो सकता है। उसके अंदर बहुत सारे जंगली सुअरों के दांत थे। मैंने सोचा, परीक्षा ये थी कि हमें एक दिन में जितने हो सके उतने दांत हासिल करने हैं, और ये नहीं कहा गया था कि हमें उन्हें खुद मारना है, इसलिए मैं उस यहां ले आया। जैसे ही उसने खत्म किया, भीड़ में चर्चाएं शुरू हो गईं। ये कैसे हो सकता है? किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी है। ये तो बिल्कुल झूठ लग रहा है। कहीं सवाल लीक हो गए थे इसलिए उसने चीटिंग की। एकेडमी एल्डर ने फैंग युआन को घूरा, कुछ देर देखा, फिर घोषणा की, इस परीक्षा में फैंग युआन पहले स्थान पर है। ... परिवार के मुखिया के कमरे का माहौल भारी था। गू यूबो मुख्य कुर्सी पर बैठे द और बाकी दर्जन भर एल्डर्स डू कतारों में उनके पास बैठे द। उनके चेहरे गुस्से से भरे हुए थे। गू यू याओ जी, तुम हमारे क्लैन की नंबर 1 हीलर हो। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि फैंग झेंग ऐप कैसा है? गू यू बो ने एक क्लैन एल्डर से पूछा। गू यू याओ जी एक झुकी हुई पीठ वाली बुद्धि औरत थी। उसका चेहरा पेट की छाल जैसी झुर्रियों से भरा हुआ था। उसने 2 बार खांसा, धीरे से कहा, क्लैन हेड को रिपोर्ट कर रही हूं, स्थिति स्थिर हो गई है। फैंग झेंग की जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन वो अभी भी सो रहा है। इस वजह से उसका टैलेंट गिरा नहीं है। अच्छा है अगर टैलेंट नहीं गिरा। गू यू बो ने राहत की सांस ली, फिर पनिशमेंट हॉल के एल्डर से पूछा, क्या कातिल की स्थिति का आकलन हो गया है? पनिशमेंट हॉल का एल्डर गू यू याओ जी जितना सीनियर नहीं था और तुरंत खड़ा हो गया, अपना सर झुकाते हुए। जी, 35 साल का पुरुष, पहचान अज्ञात, संभवतः एक डिमोनिक फैक्शन का गू मास्टर। उसके पास 2 गू वॉर्म्स हैं, शैडो फॉलोअर गू और लव लाइफ सेपरेशन। गू यू बो ने सर हिलाया, एक कातिल लगता है, लव लाइफ सेपरेशन। रैंक 2 का नंबर 1 जहर, कोई हैरत नहीं कि वो मेरे 3 गू मास्टर्स को मार सका।
क्लैन हेड, हमें आगे जांच करनी होगी। ये या तो बाई क्लैन है या जोंग क्लैन। गु यू चिलियन चिल्लाया, उसकी ईंट लगभग आग से फटने वाली थी। शैडो फॉलोअर गु, लव लाइफ सेपरेशन। यह बाई या जोंग क्लैन के मोहरों जैसा नहीं लगता। हो सकता है वो बाहर का कोई डिमोनिक फैक्शन गु मास्टर हो, जो क्लान से जुड़ना चाहता हो, इसलिए उस अपनी वफादारी साबित करने के लिए फैंग झेंग को मारने का निर्देश दिया गया हो। चाहे कुछ भी हो, इस मामले का ताल्लुक जरूर अंडू क्लान से है, गु यू मोचेन ने ठंडे स्वर में कहा। ये दोनों शक्तिशाली क्लैन एल्डर्स, भले ही उनकी आपस में नहीं बनती थी, लेकिन जब कोई बाहरी दुश्मन प्रकट होता तो वो अपनी नफरत भूलकर एक साथ जुड़ जाते। गु यू बो ने सर हिलाया, वो खुद भी यही सोच रहा था। वांग डा 3 साल से गायब था, कोई निशान नहीं मिला था। गांव वाले सभी उस मारा हुआ सोचते थे, इसलिए उसकी पहचान एक रहस्य बन गई। गु यू के यूसीएचसीएच अधिकारियों को यह नहीं पता था, उन्हें एक सेवक की मौत से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने अपना सारा ध्यान जोंग और बाई क्लान्स पर लगा दिया। इसी समय अकेडमी एल्डर अंदर आए। क्लैन लीडर, वो चिंतित लग रहे थे और बोलने ही वाले द की गु यूबो ने जवाब दिया, अकेडमी एल्डर, फैंग जेंग ठीक है, उसका टैलेंट अभी भी अग्रेड है। अकेडमी एल्डर का चेहरा आरामदायक हो गया। ओह हाँ, क्या बाकी स्टूडेंट्स सुरक्षित हैं? और इस परीक्षा में उनके नतीजे कैसे हैं? फैंग जेंग किस स्थान पर है? गु यूबो ने आसानी से पूछा। अकेडमी एल्डर ने सच्चाई से जवाब दिया, और जब उसने कहा कि फैंग युआन ने गलती से जंगली सुअरों के दांतों का एक बाग उठा लिया और पहला स्थान हासिल किया, तो गु यूबो की एड़ी चमक उठी। हॉल में भी शांति छा गई। क्लैन एल्डर्स, जैसे उन्हें महसूस हो गया हो, सूक्ष्म रूप से माहौल को देख रहे थे, और पहले से तनावपूर्ण माहौल थोड़ा और अजीब हो गया। चैप्टर 78, सब कुछ प्लान के मुताबिक, बड़े इनाम। डिस्कशन रूम में गु यूबो गहरी मतलबी एल के साथ लीडर की सीट पर बिना किसी भाव के बैठे थे। बाकी दर्जन भर क्लैन एल्डर्स सभी सीधे बैठे दी, नीचे देखते हुए, सिर्फ अपनी भीड़ के कोने से आसपास झांक रहे थे और उनके चेहरों से कुछ सुराग समझने की कोशिश कर रहे थे। माहौल नाजुक हो गया था। फैंग युआन का पहला स्थान हासिल करना, इसके पीछे का गहरा मतलब जरूर साधारण नहीं है। उसने सच में कहा कि उस छुपे हुए जंगली सुअरों के दांतों का एक बाग मिला, यह बहुत अविश्वसनीय है। ये बाग शायद किसी ने तैयार किया था, यह फैंग युआन के लिए खुद करना संभव नहीं है। इसका मतलब है कि कोई अंधेरे में फैंग युआन की मदद कर रहा है। इस साल का मिड ईयर एग्जाम पिछले सालों जैसा नहीं है। हमें परीक्षा की निगरानी के लिए दर्जनों रैंक 2 गु मास्टर्स को तैनात करना पड़ा। इसलिए इस परीक्षा की सामग्री न सिर्फ अकेडमी एल्डर जानता है, बल्कि क्लैन के कई एल्डर्स भी जानते हैं। अगर कोई इस बाग को पहले से तैयार करना चाहता था, तो वो सिर्फ यहां मौजूद क्लैन एल्डर्स हाई हो सकते हैं, या शायद क्लैन लीडर खुद। क्लैन एल्डर्स सभी चालाक लोमियान थे। सालों तक राजनीति के मैदान में रहने के बाद उन्होंने तुरंत बहुत सी चीजें सोच लीं। फैंग झेंग एक ग्रेट टैलेंट था, अगर वो सच में रैंक 4 तक पहुंच गया, तो इसका क्या मतलब था? इसका मतलब होगा कि वो अगला क्लैन लीडर है। फैंग युआन फैंग झेंग का भाई है। भले ही वो सिर्फ सी ग्रेड का हो, अस खून के रिश्ते के साथ अस पर निवेश करना लायक है। क्लैन लीडर गु यूबो के लिए, अगर वो चुपके से फैंग युआन की मदद करते, तो ये यूज अपने गूथ में लाने जैसा होता, और फैंग झेंग के लिए, ये यूज लीडर के गूथ से एक साथ बांधने के लिए एक अच्छा पत्ता था। क्लैन एल्डर्स के लिए, फैंग झेंग जो सालों में इकलौता ग्रेट टैलेंट है, पहले हाई क्लैन लीडर के गूथ में शामिल हो चुका है। अगर यूज सच में पाला पोसा गया, तो क्लैन लीडर का गूथ और भी मजबूत हो जाएगा। लेकिन अगर क्लैन एल्डर्स ने फैंग युआन को अपना बना लिया, इस खून के रिश्ते की परत का इस्तेमाल करते हुए, तो ये भविष्य में फैंग झेंग से निपटने के लिए एक अच्छा मोहरा होगा। इसलिए इस हॉल में मौजूद 10 से ज्यादा लोगों के पास, सभी के पास फैंग युआन की मदद करने का कारण था। लेकिन कौन? गु यू चिलियान ने गहरी सोच में कहा, मैंने फैंग युआन को शामिल नहीं किया, तो कौन उसकी चुपके से मदद करेगा? क्या ये मो चेन वो बुरा आदमी है? संभव है। भले हाई फैंग युआन ने उसके परिवार के सेवक को मार दिया, लेकिन वो सिर्फ एक सेवक था, भले ही वो सब मर जाएं उस कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लैन लीडर के ज्यादा चांसेस हैं, उसने फैंग झेंग को लिया है, तो अगर वो फैंग युआन को भी शामिल कर ले, तो इससे फैंग झेंग पर उसका कंट्रोल बढ़ जाएगा। लेकिन पिछले सालों में, साल के अंत की परीक्षा में उन्हें शामिल करना आम बात है। अभी मिड ईयर में ये कदम उठाना, ये नियमों को तोड़ना है। नियमों को तोड़ना तो नहीं, लेकिन ये सच में एक कर्वबॉल फेंकना है। आखिर कौन है जो फैंग युआन को इतना ज्यादा मानता है, मुझसे भी ज्यादा? गु यूमो चेन भी सोच रहा था। सच तो यह है
कि फैंग युआन के गाओ वैन को मारने और उसकी कीमा की हुई लाश भेजने के बाद उसने फैंग युआन के प्रति अपना नजरिया बदल दिया था और उस शामिल करने का सोचा था। लेकिन ऐसे काम सिर्फ साल के अंत में होते थे, जब स्टूडेंट्स एकेडमी से ग्रेजुएट हो जाते थे। फैंग युआन को पहले से ही शामिल किया जाना यह मो चेन के लिए एक झटका था। गु यू बो की नज़र गु यू मो चेन और गु यू चीलियान पर टिकी हुई थी। यह दोनों शक्तिशाली एल्डर्स थे। इस क्लैन लीडर की समझ ज्यादा गहरी थी। फैंग युआन ने साफ साफ झूठ बोला और पहला स्थान हासिल किया। इस काम में बेबाक होने का मतलब था, इसलिए सबको यह संकेत देना था कि मैं फैंग युआन को प्रोटेक्ट कर रहा हूं। वो अब मेरा सदस्य है और तुम सब उस हाथ मत लगाना। तो ये शख्स कौन है? गु यू क्लैन में राजनीतिक मैदान 3 हिस्सों में बनता हुआ था। क्लैन लीडर के गूथ के अलावा ये गु यू चीलियन का ची परिवार और गु यू मो चेन का मो परिवार था। गु यू बो जानता था कि उसने खुद फैंग युआन को शामिल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था, इसलिए सबसे बड़ा संदिग्ध चीलियन और मो चेन थे। ये दोनों बूढ़े साथी, उनकी एक्टिंग सुधर रही है। उनके चेहरे देखकर मैं सच में नहीं बता सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सच में वो नहीं है, बल्कि कोई और छोटा गूथ? गु यू बो ने जांच करते हुए ध्यान से देखा। यूज नहीं पता था कि सभी एल्डर्स उसकी तरह ही देख रहे थे, संदेह कर रहे थे और अनुमान लगा रहे थे। एकेडमी एल्डर भी अनुमान लगा रहा था, लेकिन वो हमेशा एक तटस्थ स्थिति में रहा था, राजनीति से बाहर, इसलिए उसके विचार सरल तो फैंग युआन को एक क्लैन एल्डर ने शामिल कर लिया है। कोई हैरत नहीं कि उसने वसूली करते वक्त फैंग झेंग, मो बेई और ची चेंग को छोड़ दिया। इसका मतलब है कि जिसने उस शामिल किया वो या तो क्लैन लीडर चिलियान या मो चेन था। ये अच्छी खबर है। इससे पता चलता है कि उसने सच्चाई को स्वीकार कर लिया है और क्लैन में घुलने मिलने लगा है। चाहे कुछ भी हो, वो अब क्लैन का सदस्य है, इसलिए जब वो पूरी तरह से घुल मिल जाएगा तो वो अपनी पूरी जिंदगी क्लैन के लिए योगदान देगा। एक छोटी सी खामोशी के बाद गु यू बो को और कोई सुराग नहीं मिल सका, इसलिए उसने कहा, जैसे को तैसा, जब दूसरी तरफ ने फैंग झेंग को निशाना बनाना शुरू कर दिया है तो हमारा गु यू क्लैन भी छेड़ने वाला नहीं है। हम उन्हें दिखा देंगे। डार्क हॉल एल्डर, इस मामले के लिए एक योजना बनाएं और बाद में मुझे रिपोर्ट करें। जी हुजूर क्लैन लीडर। डार्क हॉल एल्डर ने तुरंत सर हिलाया। जहां तक गु यू फैंग झेंग की बात है, मुझे डर है कि ऐसी घटना से उसका दिल कमजोर हो सकता है। वो एक ग्रेट टैलेंट है और हमारे क्लैन के लिए उसका दर्जा बहुत बड़ा है। ए फ्लैट से मैं यूज खुद सिखाऊंगा, गु यू बो ने कहा। किसी भी क्लैन एल्डर ने विरोध नहीं किया। बहुत से लोग जानते थे कि क्लैन लीडर ने पहले ही अंधेरे में गु यू फैंग झेंग को बहुत सारे लाभ दिए थे। ए फ्लैट जब उसने ये बात कही, भले ही ये निष्पक्षता के नियम का उल्लंघन था, पर्याप्त तर्क के साथ क्लैन एल्डर्स यूज रोक नहीं सके। जहां तक गु यू फैंग युआन की बात है, गु यू बो ने अपने शब्दों को खींचा। एक पाल में सभी क्लैन एल्डर्स ने पूरा ध्यान दिया। क्या क्लैन लीडर इशारा कर रहे थे कि वो हाईफैंग युआन की चुपके से मदद कर रहे थे? गु यू बो ने सबके चेहरे पर नजर डाली जब उसकी निगाह सब पर से गुजरी, लेकिन उस निराश होना ही था। इसलिए वो सिर्फ आगे कह सका, अपने सी ग्रेट टैलेंट के साथ उसने पहला स्थान हासिल किया। ये आसान नहीं है, इसलिए अपने व्यक्तिगत नाम पर मेन यूज टीज प्राइमीवल स्टोन्स इनाम देता हूं। एकेडमी एल्डर, मेरा संदेश पहुंचा दो और उस कहना की मेहनत करता रहे। जी क्लैन लीडर। एकेडमी एल्डर ने झुककर आदेश प्राप्त किया। टीज प्राइमीवल स्टोन्स, इतना साधारण इनाम, इसका क्या मतलब है? क्लैन एल्डर्स ने तेवरी चढ़ाई। चाहे जिसने भी फैंग युआन को शामिल किया हो, ये टीज प्राइमीवल स्टोन्स मेरी सद्भावना का प्रदर्शन है। आखिरकार गु यू के अलावा अभी भी बाय और जोंग क्लैन हैं। गु यू बो ने दिल ही दिल में आ भरी। फैंग झेंग पर बहरी दुश्मनों ने हमला किया था। फैंग युआन की धोखाधड़ी आंतरिक संघर्ष थी। बहरी दुश्मनों के खिलाफ सख्त तरीके इस्तेमाल करने थे, लेकिन आंतरिक संघर्ष के लिए गु यू बो ने नरम रवैया चुना, ताकि बहुत ज्यादा आंतरिक संघर्ष से बचा जा सके और पूरे क्लैन की ताकत कमजोर ना हो। ठीक है, ये मामला इस तरह सुलझाया जाएगा। सब लोग जा सकते हैं और अपना काम अच्छे से करें। क्लैन की समृद्धि आपके प्रदर्शन पर निर्भर करती है। गु यू बो ने अपना हाथ हिलाया। जी क्लैन लीडर, हम इजाजत लेते हैं। क्लैन एल्डर्स एक एक करके चले गए और कुछ सांसों के बाद कमरे में सिर्फ गु यू बो बचे थे। उसने गहरी सांस ली, अपनी उंगलियों से अपनी दोनों कनपतियों को मलते हुए। क्लैन लीडर होने के नाते, भले ही वो गु यू क्लैन में सबसे ज्यादा अधिकार वाला व्यक्ति था, इसका मतलब ये नहीं था कि उसके लिए सब आसान था। यूज अलग अलग गुटों के हितों का समन्वय करना था और वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता था।
क्लैन की ताकतें कई पीढ़ियों की विरासत से बिखरी हुई और आपस में जुड़ी हुई थीं, और उन सब का लंबा इतिहास था जो एक दूसरे को प्रतिबंधित करते थे। बाहरी ताकतों के खिलाफ उस घमंडी और असभ्य जोंग क्लैन के गांव और धीरे धीरे बढ़ते बाई क्लैन के गांव से निपटना था। आंतरिक रूप से यूज क्लैन के जटिल राजनीतिक संघर्ष को सुलझाना था। भले ही वो आधे उम्र का था, उसके सर पर पहले ही सफेद बाल आ चुके थे। क्लैन लीडर होने के इन सालों में भले ही मेरे पास पर्याप्त संसाधन द मेरी कल्टिवेशन मुश्किल से आगे बढ़ी है। मेरा दिल इन थका देने वाले क्लैन के मामलों से थक गया है। कभी कभी मैं सच में एक अकेला कल्टिवेटर बनना चाहता हूं, आजाद और बिना किसी बोझ के। इससे मैं तेजी से आगे बढ़ सकूंगा और शायद अपनी कल्टीवेशन के रास्ते में और भी आगे जा सकूंगा। गु युबो ने दिल ही दिल में आ भरी। जब तक कोई क्लैन सिस्टम में है, अस पर जिम्मेदारियां थीं। एक बार जिम्मेदारियां आ जाने पर पूरे दिल से कल्टिवेट करना आसान नहीं था। लेकिन इसके विपरीत, अगर कोई सिस्टम में नहीं है तो क्लैन के संसाधन उन्हें उपलब्ध नहीं होंगे और बिना संसाधनों के उनकी कल्टिवेशन रुक जाएगी। इसने एक विरोधाभास, एक अजीब चक्रव्यूह बनाया था। इस चक्रव्यूह की वजह से बहुत से लोगों का भविष्य बर्बाद हो गया था, असंख्य प्रतिभाओं और प्रतिभाशालियों को दफना दिया था। वैंग डा मर चुका है। 3 दिन बाद फैंग युआन को खबर मिली। साथ ही उसने जियांग हे से ये भी सुना कि 2 नौजवान शिकारी पहाड़ों में शिकार करते वक्त गायब हो गए थे। जहां तक यूएस शिकारी की बात है जिसका दाहिना हाथ फैंग युआन ने तोड़ा था, उसने डिप्रेशन में अपने घर में आत्महत्या कर ली। जियांग हे ने खबर सुनाते वक्त फैंग युआन को मतलबी नजरों से देखा। उसने वैंग डा की लाश देखी थी, इसलिए उस पहचान गया था। लेकिन उसने वैंग डा की असली पहचान बताने की हिम्मत नहीं की। वो तैनात गु मास्टर था और उसकी जिम्मेदारी थी। जब तक कोई सिस्टम में है, चाहे पोजीशन कोई भी हो, अन पर जिम्मेदारी होती है। वैंग डा 3 साल तक एक डिमोनिक फैक्शन का कल्टीवेटर बन गया और जियांग हे गांव के गु मास्टर होने के नाते जांच नहीं कर पाया। अगर वो सच में जिम्मेदारी की बात करते तो ये उसके रिकॉर्ड्स में सबसे बड़ा दाग बन जाता और क्लैन में उसका भविष्य बर्बाद हो जाता। 3 शिकारियों की अजीब मौतों को उसने छिपा दिया था। फैंग युआन, जबकि हम परिचित हैं, अब से मेरे चचेरे भाई जियांग या की दुकान से चीजें खरीदने पर तुम्हें 50% की छूट मिलेगी। एक बार जियांग हे ने फैंग युआन से ये कहा। बाकी सब मर चुके थे, सिर्फ फैंग युआन और वो हाई इस मामले के बारे में जानते थे। लेकिन अगर मामला सामने आ जाता तो इसका फैंग युआन पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ता। उसने सिर्फ 3 गांव के सेवकों को मारा था और भले ही वो 30 को मार देता, क्लैन इसकी जांच नहीं करता। ज्यादा से ज्यादा उस सजा के तौर पर 10-20 प्राइमेवल स्टोन्स देने पड़ते। जियांग हे की रिश्वत फैंग युआन ने आसानी से ले ली। उसके लिए ये मामला हैरानी और खतरे से भरा था, लेकिन नतीजा अच्छा था। इस मामले के बाद फैंग युआन, जिसका क्लैन के अंदर कोई आधार नहीं था, उस आधा सहयोगी और एक अस्तित्वहीन गुट का समर्थन भी मिल गया। ये रहस्यमय समर्थक फैंग युआन का दूसरा सुरक्षा कवच बन गया। जब वो धीरे धीरे अपनी ताकत दिखाना शुरू करेगा तो ये सुरक्षा कवच एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा, कम से कम यूज रैंक 2 तक बिना ज्यादा विरोध के कल्टिवेट करने देगा। इस समय वो एकेडमी एल्डर के उसके प्रति बदलते रवैये को साफ महसूस कर सकता था, जो और भी मिलनसार हो गया था। 10 से ज्यादा दिन पलक झपकते ही बीत गए। गु यू, फैंग झेंग और मोबेई के आगे बढ़ने के बाद फैंग युआन और ची चेंग लगभग एक साथ सफलतापूर्वक रैंक 1 अपर स्टेज में पहुंच गए। भले ही वसूली जारी रही, उसने अब फैंग झेंग, मोबेई और ची चेंग के प्राइमेवल स्टोन्स लेना बैंड कर दिया था और वो और भी लो की रहने लगा था, जबकि उसकी ताकत उसके पिछले जीवन की गति से कई गुना तेजी से बढ़ रही थी। चैप्टर 79, विरासत की जमीन में छठे गु तक पहुंचना। वक्त एक सफेद घोड़े की तरह था जो एक दरार से गुजर जाता है और गर्मी पतझड़ के आने के साथ चली गई। दीवारों से घिरे रास्ते में फैंग युआन एक बार फिर रास्ता रोकने वाले विशाल पत्थर के सामने खड़ा था। मौसम के ठंडा होने की वजह से उसने लंबी आस्तीन वाले सादे कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसके शरीर का आकार अब कुछ महीने पहले जैसा पतला नहीं था। उसकी छाती, दोनों बाहें और पैर और पेट सब पर साफ तौर पर मसल दिख रहे थे। यह मसल्स पत्थर की तरह उभरे हुए नहीं थे, लेकिन ये एक स्ट्रीमलाइन तरह से दिखते थे जो फैंग युआन के धीरे धीरे बढ़ते शरीर से मेल खाते थे। उसकी सफेद त्वचा के साथ भी ये दूसरों को एक युवा, ऊर्जा से भरा हुआ एहसास देते थे। 3 दिन पहले से व्हाइट बोर्गू ने मुझे ताकत में कोई बढ़ोतरी देना बैंड कर दिया। इसका मतलब है मेरे पास पहले से ही एक सुअर की ताकत है, इसलिए फ्लाओ वाइन मोंग की जरूरत पूरी हो गई है। आज मैं इस गोल पत्थर को फिर से धकेलने की कोशिश करूंगा,
फैंग युआन की एड़ी चमक उठी जब उसने अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाया, उसका बाएं पैर पीछे, एक धनुष की मुद्रा बनाते हुए। उसके हाथ गोल पत्थर की सतह को छू रहे थे जब उसने एक गहरी सांस ली और अपनी पूरी ताकत से धकेला। बड़ा पत्थर उसके दोनों हाथों के दबाव में हिला, धीरे धीरे हिलता हुआ, रफ्तार पकड़ते हुए और आगे लुढ़कता हुआ। पत्थर के रास्ते को रोकने से पहले की सड़क एक दलन वाली थी। फ्लाओ वाइन मोंग द्वारा इसे एक गोल पत्थर में बदला जाना ये लुढ़कने के लिए सबसे उपयुक्त था। ये जरूर उसका इरादा रहा होगा ताकि विरासत पाने वाला पत्थर को ऊपर धकेलकर उस हटा सके। 10 कदम, 20 कदम, 30 कदम। फैंग युआन धीरे धीरे आगे बढ़ा, दिल ही दिल में गिनते हुए, पिछले हफ्ते मैंने इसे 45 कदम तक धकेला था और वो मेरी सहनशक्ति की सीमा थी जिसने मुझे हार मानने पर मजबूर कर दिया था। इस बार पता नहीं मैं इसे कितनी दूर तक धकेल सकता हूं। 40 कदम, 45 कदम। थोड़ी देर बाद फैंग युआन ने अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन ये उस बेहद थका हुआ महसूस करने के लिए काफी था। 46 कदम, 47 कदम। फैंग युआन को जोर से महसूस हो रहा था, इस समय उसकी सहनशक्ति लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। 48 कदम। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और 2 कदम और आगे बढ़ा। आखिर में वो अपनी सीमा पर था, पसीने से तरबतर। अपने कंधे और पैर का इस्तेमाल करके पत्थर को जगह पर टिकाते हुए उसने कुछ गहरी सांसें लीं। क्या मुझे हार मान लेनी चाहिए? फैंग युआन ऐसे विचार किए बिना नहीं रह सका। इस दलन वाली सड़क पर वापस आते वक्त भी उस काफी सहनशक्ति खर्च करनी पड़ेगी। आखिरकार पत्थर को नीचे लुढ़कना है और उस धीरे धीरे इसे छोड़ना होगा। अगर वो छोड़कर भाग गया तो पत्थर और भी तेजी से लुढ़केगा। फैंग युआन इससे बच ना पाने के बाद मांस के एक ढेर में बदलना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद फैंग युआन को गुस्सा महसूस हुआ। चलो इसे कुछ और कदम धकेलते हैं। 50वां कदम। यूज अचानक महसूस हुआ कि बड़े पत्थर से दबाव कम हो गया है। वो असल में एक सीधे प्लेटफॉर्म पर लुढ़क गया था। फैंग युआन ने कुछ और कदम धकेला। बड़े पत्थर को पार करने के बाद उसने खुद को एक गुप्त कमरे में पाया। ये गुप्त कमरा चट्टान की दरार वाली गुप्त गुफा जैसा था। उसने इसे अस्थायी रूप से दूसरा गुप्त कमरा नाम दिया। कमरे में कुछ भी नहीं था। चारों दीवारों अजीब लाल मिट्टी की थीं, लाल रंग से चमक रही थीं। गुप्त कमरे के दूसरे छोर पर एक साधारण सा भौर रंग का पत्थर का दरवाजा था। ये जरूर फ्लाओ वाइन मोंग का जल्दी में बनाया गया उत्पाद होगा। फैंग युआन ने कुछ देर आराम किया लेकिन तुरंत पत्थर का दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि उसे एक नई खोज हुई थी। उसने पाया कि पत्थर के दरवाजे के सामने की जमीन थोड़ी गीली थी। कहीं ऐसा तो नहीं? फैंग युआन के दिमाग में एक ख्याल आया। वो झुका, दोनों हाथ बढ़ाकर मिट्टी को ढीला किया। दूसरा अर्थ ट्रेजरी फूल। फैंग युआन जोर से हंसा, ध्यान से फूल की पंखुड़ियों को छीलकर सुनहरे अमृत में सो रहे गू वर्म को बाहर निकाला। जैसे ही उसने अपनी प्राइमीवल एसेंस को इस्तेमाल किया, वो तुरंत रिफाइन हो गया। ये एक जड़े स्किन गू था। इसकी शक्ल खटमल जैसी थी, चपटा और चौड़ा, एक छोटा सा सर और इसका हरा शरीर अंडाकार था, एक हल्की जड़े रंग की चमक निकल रहा था। मुझे व्हाइट बोरगू मिल गया और मैं सोच रहा था कि मुझे जड़े स्किन गू कहां से मिलेगा ताकि मैं यूज व्हाइट जेड गू में रिफाइन कर सकूं। ये सोचना कि फ्लाओ वाइन मोंग ने पहले से ही मेरे लिए इसका इंतजाम कर रखा था, फैंग युआन ने सोचा, इस जेड स्किन गू के महत्व के बारे में सोचते हुए। ये फैंग युआन का छठा गू वर्म है। भले ही उसके पास पहले से ही 5 दांत, कोई भी रक्षात्मक नहीं था। एफ्लैट जब उसके पास जड़े स्किन गू था तो वो रक्षा में अपनी कमजोरी को दूर कर सकता था। कभी कभी रक्षा का मतलब हमला होता है, ये समझना मुश्किल नहीं था। उदाहरण के लिए फैंग युआन का शरीर। व्हाइट बोरगू का इस्तेमाल करके उसकी ताकत एक सूअर की ताकत तक बढ़ गई। सिद्धांत रूप से इस ताकत के साथ वो एक मुक्के में एक पत्थर तोड़ सकता था, लेकिन फैंग युआन ने कभी ऐसा काम नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि उसकी रक्षा पर्याप्त नहीं है। इसलिए एक मुक्के से पत्थर टूट जाएगा, लेकिन उसकी मुट्ठियां भी नुकसान से खून से लथपथ हो जाएंगी। एफ्लैट जब उसके पास जड़े स्किन गू है तो वो ताकत में अपने फायदे को पूरा कर सकता है। साफ है, इसके फायदे और नुकसान दोनों थे। जेड स्किन गू की कीमत बहुत ज्यादा थी। ये सबसे अच्छे रक्षात्मक रैंक 1 गू में से एक था। इसे पालना आसान नहीं था, हर 10 दिन में 2 जड़े पत्थर खाता था। जड़े पत्थर का बाजार मूल्य महंगा था और स्रोत अक्सर समस्या होती थी। फैंग झेंग के पास भी एक जड़े स्किन गू है, लेकिन यूज क्लैन लीडर का समर्थन है जो यूज जड़े पत्थर प्रदान करता है। अगर फैंग युआन को जड़े पत्थर चाहिए होते तो यूज उन्हें खरीदना पड़ता और इससे वो आसानी से पकड़ा जा सकता था। पहले व्हाइट बोरगू को पालने में
मुझे नियमित रूप से जंगली सुअर मारने पड़ते थे और वो पहले से ही परेशानी भरा था। इस जेड स्किन गू के जुड़ने के साथ क्या मुझे खानों में खुदाई करने जाना पड़ेगा? फैंग युआन ने कड़वाहट से हंसा, अपने सामने एक नई समस्या देखते हुए। जेड स्किन गू को रखते हुए, अस्थायी रूप से उस अपने अपचर में पालते हुए, फैंग युआन ने धीरे धीरे पत्थर का दरवाजा खोला। पत्थर का दरवाजा भारी था और अगर फैंग युआन के पास व्हाइट बोर गू की ताकत का बढ़ावा नहीं होता तो वो यूज हिला नहीं पाता। लेकिन अब फैंग युआन के धकेलने से दरवाजा धीरे धीरे खुला। जो नजारा फैंग युआन के सामने आया उसने उसकी दृष्टि को अचानक से विस्तारित कर दिया। ये अब कोई संकरा सुरंग या गुप्त कमरा नहीं था, बल्कि एक बड़ा, विशाल, भूमिगत पत्थर का जंगल था। फैंग युआन ने शुरुआती अनुमान लगाया, पत्थर के जंगल का आकार 30 मु 1 से ज्यादा था। धरती पर एक मानक फुटबॉल का मैदान सिर्फ 11 मु का होता है। मैं ऐप किंग माओ पहाड़ के अंदर होना चाहिए, ये भूमिगत जगह स्वाभाविक रूप से बनी होनी चाहिए। फैंग युआन ने पत्थर की दीवारों पर नजर डाली। इस जगह की पत्थर की दीवारों 16 मीटर से ज्यादा ऊंची थीं और छत भी पत्थर की बनी थी। ऊपर से बड़े गहराए लाल स्तंभ खड़े थे, हर एक से हल्की लाल रोशनी निकल रही थी और दीवारों से भी, बिल्कुल सुरंग और गुप्त कमरे की तरह। रोशनी भले ही धीमी थी, लेकिन फैंग युआन को कम से कम कुछ चीजें देखने दे रही थी। फैंग युआन ने दूर तक देखा और हर पत्थर का स्तंभ एक उल्टे पेट जैसा था, सिवाय इसके कि इसकी शाखाएं नहीं थीं और सिर्फ ताना ही बचा था। पत्थर के स्तंभ की सतह चिकनी नहीं थी और अंधेरे, डरावने छेदों से भरी हुई थी। कई स्तंभ नीचे लटक रहे थे, पहाड़ के अंदर एक उल्टा पत्थर का जंगल बनाते हुए। प्रकृति के अपने तरीके थे। फैंग युआन अपने विशाल ज्ञान के साथ हैरान नहीं हुआ, बल्कि स्तंभों में अंधेरे छेदों को घूर रहा था और भी गहराई से तेवरी चढ़ाते हुए। यूज अचानक जड़े स्किन गू रखने के फ्लावर वाइन मोंग के इरादे का एहसास हो गया था। अगर मैं गलत नहीं हूं, फैंग युआन ने अपना दाहिना हाथ घुमाया और एक मूनब्लेड बाहर आया। डरावना नीला मूनब्लेड एक वाकर में आसमान से गुजरा, ठीक पत्थर के स्तंभ में एक अंधेरे छेड़ पर जा लगा। एक तीखी और गुस्से भरी आवाज अंधेरे छेड़ से आई। एक स्वूश के साथ एक भूरा बंदर गुफा से बाहर उड़ा और फैंग युआन की तरफ उछाल पड़ा। फाव फाव फाव, फैंग युआन ने 3 मूनब्लेड्स चलाए। बंदर हवा में था और अपनी स्थिति को एडजस्ट नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी पूंछ बेहद चुस्त थी, कई बार घूमी और उसके शरीर को हवा में पलट दिया। डू मूनब्लेड से बचने के बाद आखिरकार तीसरे से वो टकराया, जमीन पर गिर कर मर गया। वो मर चुका था, बिना एक बूंद खून के। सिर्फ उसका भूरा शरीर पत्थर में बदल गया और एक सेकंड में उसका मांस और खून का शरीर एक पत्थर की बंदर की मूर्ति बन गया। मूर्ति की मुद्रा और चेहरे के भाव बिल्कुल यूएस बंदर जैसे थे जो मरने से ठीक पहले थे, बिल्कुल सही नकल की गई थी। डू सांस के बाद पत्थर के बंदर की सतह पर दरारें आ गईं और उसके पूरे शरीर पर दरारें फैल गईं। आखिर में एक धमाके के साथ उसका पूरा आकार छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों में उठ गया। ये सच में जड़े वाले पत्थर के बंदरों की एक भूमिगत कॉलोनी है। फैंग युआन घुटनों के बाल बैठा, टुकड़ों को एक तरफ हटाकर 2 जड़े हरे पीले मोती बाहर निकाले। ये 2 मोती जड़े आंख वाले पत्थर के बंदर की उभर थीं। ये अजीब जानवर मरने के बाद भौर पत्थर के टुकड़ों में बदल जाता था और सिर्फ उसकी इन्हीं हाइडू जड़े हरे गोलाकार मोतियों में बदल जाती थीं। हर एक बहुत भारी था, कम से कम 50 ग्राम तक। इसका मतलब था कि जब तक वो जड़े आंख वाले पत्थर के बंदरों को मारता रहेगा, जेड स्किन गू की भोजन की समस्या हाल हो जाएगी। मुझे न सिर्फ जड़े स्किन गू को पालना है, मुझे विरासत को भी जारी रखना है। फ्लावर वाइन मोंग का अगला सुराग इस पत्थर के जंगल में ही कहीं छिपा होना चाहिए। फैंग युआन ने तेवरी चढ़ाई। चीजें जटिल हो गई थीं। उसने कुछ कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की, उसकी ऊँगली पत्थर के स्तंभ पर टिकी हुई थीं। अपने 7वें कदम पर, उसके सबसे नजदीक वाले स्तंभ पर, कई जड़े रंग की चमकती ऊँगली पत्थर के छेदों से झांकती हुई दिखाई दे रही थीं। एक पाल में फैंग युआन के माथे से पसीने की एक बूंद गिरी। उसने जल्दी से एक कदम पीछे लिया और अंधेरे छेदों में कई आंख गोल गोल घूमकर ओझल हो गईं। जाहिर है, हर जोड़ी आंख का मतलब एक जड़े आंख वाला पत्थर का बंदर था। जड़े ऊँग वाला पत्थर का बंदर बेहद चुस्त था और एक को मारने के लिए फैंग युआन को 4 मूनब्लेड्स इस्तेमाल करने पड़ते थे। एक पत्थर के स्तंभ पर कम से कम 100 जड़े ऊँग वाले पत्थर के बंदर और पूरे जंगल में कौन जाने कुल कितने थे। फैंग युआन की मौजूदा ताकत के साथ वो 4 बंदरों के हमले से मर जाता। अगर वो जेड स्किन गू की रक्षा को शामिल करता, तो फैंग युआन एक बार में ज्यादा से ज्यादा 12 बंदरों से निपट सकता था। शुक्र है
ये बंदर आमतौर पर अपने अंधेरे छेदों में सोते थे और जब भूख या प्यास लगती थी तो पत्थर खाते थे। पत्थर का स्तंभ उनका घर और भोजन था। जब तक वो उनके 10 मीटर के दायरे में नहीं आता या उन्हें जानबूझकर उकसाता नहीं, वो बाहर नहीं आते। धरती के शब्दों में कहें तो वो एक निकम्मे, आलसी बंदरों का झुंड थे। एक म्यू मो 1 म्यू लगभग 666 2/3 वर्ग मीटर होता है। चैप्टर 80 लड़ाई की ताकत में एक उछाल। पतझड़ की हवा सरासरा रही थी, जबकि लाल पत्ते बेमतलब इधर उधर उड़ रहे थे। जंगली घास सूखकर पीली हो गई थी और चमकीले लाल या नारंगी पीले रंग के जंगली फल पेड़ों की शाखों से लटक रहे थे। हुर्रुम्फ! एक काले रंग का जंगली सूअर जमीन पर अपने चारों पैरों से पागलों की तरह दौड़ा, उसके बाल खड़े हो गए थे। पहाड़ की सतह पर गिरे हुए पत्तों की एक मोटी परत जमा हो गई थी। जैसे ही जंगली सूअर आगे बढ़ा, एक हवा का झोंका उसके बीच में फैंस गया और गिरे हुए पत्ते उसके शरीर के पीछे नाचने लगे। फैंग युआन चुपचाप वहां खड़ा था, एक ठंडा, हिसाब किताब वाला चेहरा दिखाते हुए जैसे जैसे जंगली सूअर नजदीक आ रहा था। मारो! उसने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और फिर उसके दोनों पैर मजबूती से जम गए, बिल्कुल भी हटने की कोशिश नहीं की, जंगली सूअर का आमने सामने मुकाबला करते हुए। जंगली सूअर के दो बर्फीले सफेद दांत जबरदस्त कतल के इरादे से हवा को चीर रहे थे। फैंग युआन ने दांतों से बचने के लिए अपना शरीर घुमाया, उसका कंधा जंगली सूअर की खोपड़ी से टकराया। जब वो टकराने वाले थे, फैंग युआन के कंधे पर एक हल्की हरे रंग की रोशनी चमकी। जेड स्किन गू! बूम! एक जोर के धमाके के साथ दोनों टकराए। फैंग युआन ने 3 कदम पीछे लिए, जबकि जंगली सूअर ने 1 कदम पीछे लिया। सच कहें तो दोनों तरफ की ताकत की तुलना करते वक्त फैंग युआन ज्यादा मजबूत था। लेकिन फैंग युआन दोनों पैरों पर दौड़ता था, जबकि जंगली सूअर अपनी ताकत को संभालने के लिए चारों का इस्तेमाल करता था, और साथ ही जंगली सूअर का गुरुत्व केंद्र फैंग युआन से नीचा और ज्यादा स्थिर था। लेकिन फैंग युआन से सिर पर जोर से टक्कर खाने के बाद भले ही जंगली सूअर अभी भी खड़ा था, उसका मोटा शरीर पहले से ही डगमगा रहा था। एक दहाड़ के साथ फैंग युआन फिर से ऊपर चढ़ा, उसका बाएं हाथ जंगली सूअर के दांत को पकड़े हुए, उसका दाहिना हाथ हवा में ऊंचा उठा। हल्का हरा रंग का जड़े चमक उसकी मुट्ठी को ढकने वाली एक पतली परत बना रहा था। बम! उसकी मुट्ठी जोर से नीचे गिरी और जंगली सूअर दर्द से चिल्लाया, तेजी से संघर्ष करने लगा। फैंग युआन के बाएं हाथ के मसल्स तन गए और हरी नसें उसके हाथ पर कनखजूरों की तरह घूमने लगी जब उसने अपनी पूरी ताकत से जंगली सूअर को काबू में किया। साथ ही उसकी दाहिनी मुट्ठी लगातार उठती रही और सूअर पर गिरती रही। बम बम बम! हर बार जब उसकी मुट्ठी जंगली सूअर के सिर पर लगती, उसकी मुट्ठी पर हरे रंग की रोशनी एक बार चमकती। जंगली सूअर को मुट्ठी से कुचलकर भूलने पर मजबूर कर दिया गया और उसका संघर्ष कमजोर हो गया। आखिरी बार फैंग युआन की ईद बिजली की तरह चमकीन। उसने अपना ऊपरी शरीर ढीला किया, उसका दाहिना हाथ सीधा फैला और सबसे ऊंचे पॉइंट तक उठा, फिर पूरी ताकत से नीचे गिरा। हरे रंग की जड़ें रोशनी फैंग युआन के दाहिने हाथ से चिपकी हुई थी और उसके मूवमेंट के साथ हवा में एक हरा वाकर बनाया। बम! फैंग युआन एक घुटने पर जमीन पर बैठा, उसकी कोहनी जोर से जंगली सूअर की खोपड़ी से टकराई। इससे पहले कि जंगली सूअर चिल्ला पता, उसकी आवाज रुक गई। एक पूरा सूअर का सिर बिगड़ गया, टूटी हुई सफेद खोपड़ी काली खाल को चीरकर बाहर निकल आई। ताजा खून और दिमाग का पदार्थ धीरे धीरे बहने लगा और पत्तों के ढेरों में इसने एक इलाके को चमकीले लाल रंग में रंग दिया। पतझड़ की हवा चली, पत्ते उड़ने लगे जबकि सूअर के खून की महक फैल गई। जिंदगी गर्मी के फूलों की तरह शानदार है, मौत पतझड़ के पत्तों की तरह नाजुक है, फैंग युआन बड़बड़ाया, इस दृश्य की प्रशंसा करते हुए। जो बच जाता है वो शान से जीता है, जबकि जो मर जाता है वो अकेला और दया का पात्र होता है। मरना या जीना गहरे अंतर से भरा हुआ, ये प्रकृति की क्रूरता और जिंदगी के उत्साह को दर्शाता था। चाहे कोई भी दुनिया हो, विजेता हमेशा सारी शोहरत पाता है, जबकि हारने वाला बेरहम दुनिया में हार झेलता है। जीत और हार मेरे लिए जीवन और मृत्यु का मतलब है। क्योंकि मैं डेमोनिक रास्ते पर चलता हूं, एक बार में हार गया, इसका मतलब है मौत मेरा इंतजार कर रही है। फैंग युआन लाश के पास गया और जमीन पर बैठ गया, व्हाइट बोरगू को बाहर निकालकर यूज मांस खाने दिया, जबकि उसकी चेतना उसके शरीर के अंदर अपर्चर में चली गई। एपर्चर के अंदर काले हरे रंग के प्राइमीवल समुद्र की लहरें उठ रही थीं और टकरा रही थीं, उतर चढ़ रही थीं। जब प्राइमीवल समुद्र पूरा भरा होता तो वो 44% जगह घेर लेता था। एक घनघोर लड़ाई के बाद फैंग युआन ने अपनी रक्षा बढ़ाने के लिए जड़े स्किन गू का कई बार इस्तेमाल किया और कुछ प्राइमीवल एसेंस खर्च हो गया,
इसलिए सिर्फ 36% प्राइमीवल एसेंस बचा था। राशि गिनते हुए उसने सिर्फ 8% इस्तेमाल किया, अपने कुल का 10% भी नहीं। लेकिन क्योंकि ये रैंक 1 पीक स्टेज का काला हारा प्राइमीवल एसेंस था, खर्च बड़ा माना जाता था। रैंक 1 इनिशियल स्टेज जेड हारा प्राइमीवल एसेंस है। रैंक 1 मिडिल स्टेज हल्का हारा प्राइमीवल एसेंस है। रैंक 1 अपर स्टेज गहरा हारा प्राइमीवल एसेंस है। रैंक 1 पीक स्टेज काला हारा प्राइमीवल एसेंस है। सार कॉन्सेंट्रेशन में था। मूनलाइट गू को एक्टिवेट करने के लिए 10% जेड हेयर प्राइमीवल एसेंस की जरूरत थी और हल्के हेयर प्राइमीवल एसेंस के मामले में ये 5% था। गहरे हेयर प्राइमीवल एसेंस के लिए ये और आधा हो गया और वही काले हेयर प्राइमीवल एसेंस के लिए भी था। कहने का मतलब 10% काला हरा प्राइमीवल एसेंस, 20% गहरे हरे, 40% हल्के हरे और 80% जेड हेयर प्राइमीवल एसेंस के बराबर था। जेड स्किन गू का इस्तेमाल करने में 8% काला हरा प्राइमीवल एसेंस लगा। अगर इसे इनिशियल स्टेज के जड़े हेयर प्राइमीवल एसेंस में बदला जाए तो ये 64% होगा। अगर फैंग युआन अभी भी इनिशियल स्टेज में होता तो उसके अपचर में सिर्फ 44% प्राइमीवल एसेंस होता और गू का इस्तेमाल करते करते आधे रास्ते में ही उसका प्राइमीवल एसेंस पूरी तरह से खत्म हो जाता। गू मास्टर की कल्टीवेशन जितनी ऊंची होती है, उनकी लड़ाई की ताकत उतनी ही मजबूत होती है और ये प्राइमीवल एसेंस में दिखता है। स्टेज जितना ऊंचा, प्राइमीवल एसेंस का रंग उतना ही गहरा और वो उतना ही टिकाऊ होता है। मेरा काला हारा प्राइमीवल एसेंस अपर स्टेज प्राइमीवल एसेंस के आधार पर था, जिसे लिकर वर्म ने रिफाइन किया था। यह फैंग झेंग जैसा नहीं है जो पहले से हाई रैंक 1 पीक स्टेज कल्टिवेशन पर है। ये सोचते हुए फैंग युआन की निगाहें चमक उठी। वक्त उड़ता जा रहा है, अब पतझड़ का अंत है। वांग डा के असैसिनेशन के प्रयास को 2 महीने बीत चुके थे। फैंग झेंग को जहर दिया गया था और वो 7 दिन और 7 रातों तक बेहोश रहा। जब वो उठा तो वो एक बदला हुआ इंसान था, बहुत मेहनती और बेहद निष्ठा से कल्टिवेट भी करता था। कुछ लोग कहते हैं, जिंदगी की मुश्किलें सोने की तरह दौलत होती हैं। चाहे ये कहावत सही हो या ना हो, फैंग झेंग इस मुश्किल से बदलकर निकला और उस बहुत अनुभव मिला। वो एक कच्चे हीरे जैसा था और कुछ तराशने के बाद आखिरकार उसने अंदर की खूबसूरत हीरे की गुणवत्ता दिखाई। वो सबसे पहले अपर स्टेज में पहुंचा और कुछ समय पहले वो सबसे पहले पीक स्टेज में पहुंचा, अपने क्लासमेट को धूल चटाते हुए। अ ग्रेट टैलेंट के फायदे आखिरकार दिखने लगे थे। मैं भी पीक स्टेज से ज्यादा दूर नहीं हूं, ज्यादा से ज्यादा आधा महीना। असल में मैं हर दिन अपने अपचर को लगातार पाल रहा हूं, लेकिन एक सी ग्रेट टैलेंट सच में ए और बी ग्रेड्स का मुकाबला नहीं कर सकता और मेरा एक और कारण भी है। फैंग युआन ने बिना आवाज के कड़वाहट से हंसा जब उसने इसके बारे में सोचा। कुछ दिनों में एक बार यूज जेड स्किन गू को खिलाने के लिए जड़े आंख वाले पत्थर के बंदरों को मारना पड़ता था। साथ ही यूज फ्लावर वाइन मोंग की विरासत का अगला सुराग ढूंढने के लिए पत्थर के जंगल के अंदर खोजना पड़ता था। पत्थर का जंगल जटिल था, छत से विशाल पत्थरों के स्तंभ लटक रहे थे। अगर फैंग युआन सावधान नहीं होता और किसी स्तंभ के बहुत पास चला जाता तो वो सभी पत्थर के बंदरों के हमले को ट्रिगर कर देता। कुछ बार उस दर्जनों पत्थर के बंदरों ने दौड़ाया और उस भागना पड़ा। सबसे खतरनाक समय, पीछे हटते वक्त वो दूसरे स्तंभ के इलाके में घुस गया और अंत में 100 तक बंदरों ने उसका पीछा किया। शुक्र है ये बंदर आलसी थी और हर बार जब वो उसका पीछा करते वो बहुत दूर तक पीछा नहीं करते थे। एक दूरी के बाद वो अपने घर वापस चले जाते और आलसी बने रहते। फिर भी फैंग युआन कई बार मौत के कागार पर चला। जरूरी समय पर जेड स्किन गू की रक्षा बहुत काम आई। ऐसी जांच और खोज ने फैंग युआन को बहुत समय और मेहनत देने पर मजबूर किया और इसलिए ये उसकी कल्टीवेशन के धीमे आगे बढ़ने का मुख्य कारण बन गया। फिर भी ये मेरे पिछले जीवन से कहीं बेहतर है। पत्थर के जंगल की खोज भी बिना नतीजे के नहीं है। कम से कम मैं पहले से ही जानता हूं कि जंगल के चारों तरफ की दीवारों में कोई समस्या नहीं है। इसका मतलब है कि ताकत की विरासत का अगला सुराग जंगल में ही कहीं होना चाहिए। फैंग युआन सोचता रहा, लेकिन अचानक एक साया सूखी शाखों पर कदम रखता हुआ पास आ गया। ये एक भटकता हुआ बूढ़ा भेड़िया है। उसका भूरा फर कोट था, लंगड़ा रहा था और एक आंख खराब थी। सिर्फ उसकी बाई आंख की खतरनाक और सतर्कता बाकी थी। उसने फैंग युआन को सख्ती से घूरा, उसकी नाक फड़फड़ा रही थी। भेड़िया और कुत्ते एक जैसे थे। अपनी तेज सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए वो जरूर सूअर के खून से आकर्षित हुआ होगा। भेड़िए अक्सर झुंड में होते हैं, लेकिन इस तरह के अकेले भेड़िए भी होते हैं। भेड़ियों के झुंड में भी प्रतिस्पर्धा होती है और झुंड में माहौल बनाए रखने के लिए वो कभी कभी अनापाहिज बूढ़े भेड़ियों से छुटकारा पा लेते हैं।
फैंग युआन जल्दी से खड़ा हुआ और चुपचाप इस बूढ़े भेड़िए को देखा। उस समय जब वो एक जंगली सूअर को मारता था, उसके शरीर में बहुत कम प्राइमेवल एसेंस बचता था और इससे उसकी लड़ाई की ताकत बहुत कम हो जाती थी। इसलिए जब वो दूसरे जंगली जानवरों से मिलता था तो वो उनसे बचना पसंद करता था। लेकिन इन कुछ महीनों में उसकी लड़ाई की ताकत बहुत बढ़ गई थी और जड़े स्किनगू के साथ एक अपाहिज भेड़िए के खिलाफ ये पर्याप्त से ज्यादा था। बेबस पहाड़ी पेड़ हर जगह अपने लाल पत्तों के साथ थे। ढलता सूरज अंधेरे घंटे को रोशन कर रहा था। एक इंसान और एक भेड़िया 50 कदम की दूरी पर चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे। भेड़िए की आंख में हरी रोशनी चमकी जब उसने एक क्रूर और चालाक चेहरा दिखाया। फैंग युआन की ईंट लेकिन अंधेरी और डरावनी थी। उसकी काली पुतली से ठंडक भरी इच्छा निकल रही थी। व्हाइट बॉर्गू बाहर आया। वो पूरा भरा हुआ था और संतुष्ट होकर फैंग युआन के अपर्चर में वापस चला गया। बूढ़े भेड़िए ने जंगली सूअर को देखा। उसके पास सिर्फ हड्डियां और खाल बची थी। मांस सब व्हाइट बॉर्गू ने खा लिया था। भेड़िए की ईंट में हरी रोशनी चमकी और सिकुड़ गई। उसने पहले कुछ कदम पीछे लिए, फिर झाड़ियों में कूद गया। ये भेड़िया आज तक जिंदा था, उसमें जरूर कुछ अकाल थी। उसने तेजी से फैंग युआन के खतरे को महसूस किया और पीछे हटने का फैसला किया। उसका आना और जाना दोनों तेज और अचानक था, बिना जंगली सूअर के टकराने की आवाज के और बिना बाघ के गुर्राने के। फैंग युआन के खिलाफ बिना आवाज के लड़ाई शुरू हो गई थी और खत्म हो गई थी। जीवन और मृत्यु का मुख्य विषय, महान प्रकृति से जन्मा ऐसा उत्साह। फैंग युआन वहीं खड़ा रहा और पीछा नहीं किया। इस भेड़िए के पास फैंग युआन के हमले के लायक कुछ भी नहीं था। AIEEE। लेकिन अगले हाई पैल बूढ़े भेड़िए के रोने की आवाज सुनाई दी। भेड़िए का चिल्लाना अचानक फूटा और अचानक खत्म हो गया। फिर भी एक गहरी मौत की आहट फैल रही थी। क्रैक क्रैक। झाड़ी में टहनियों पर कदम रखे जाने की आवाजें आयम। आवाज बेबाक थी और नजदीक आ रही थी, जिससे फैंग युआन की पुतली सिकुड़ गई। जो इस चालाक बूढ़े भेड़िए को एक सेकंड में मार सकता है। उसकी नजर और भी ठंडी होती गई। चैप्टर एंड।